Good morning, students. We will start the 9th chapter, light. कल इसके बारे में बात हो रही थी, तो मैंने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बता रहा था, उस रिफ्लेक्शन में मैंने नियम बताए थे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज बताई थी कि इमेज किस प्रकार की होती है। मैंने महत्वपूर्ण बातें कल भी बताई थी, आज एक बार फिर थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। मतलब कल मैंने ये बताया था कि जहाँ हमारा मिरर होता है, ऑब्जेक्ट जितना हमारा पीछे होता है, इमेज भी उस मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है। तो ये मतलब ध्यान में रखना है। इसका पूछ लेते हैं, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। तो टोटल अगर पूछ रहा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, तो ये दोनों जोड़ के लिख देना 4 मीटर। और अगर एक ही पूछे दर्पण से पीछे कितना होगा, बैकवर्ड्स फ्रॉम मिरर, तो वो 2 मीटर ही आएगा। एक मैंने बताया था लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन में मैंने ये बताया था कि अगर ये P बनी हुई है, यहाँ हमारा मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के अंदर जो है वो इस प्रकार से P बनेगा। ये लेटरल यानी लेफ्ट पार्ट सीम्स टू राइट और राइट पार्ट सीम टू लेफ्ट, ये दिखाई देते हैं। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में लिख दिया है और इसके लिए वो पेज नंबर जो देखेंगे, केवल इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो पेज देखेंगे वो 108 यानी 108 देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले जो है 107 से देखेंगे। तो जितना भी मैटर आता जाए वो उसमें देखते हुए चले जाएं। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है। ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, इनके एक तरह से एग्जाम्पल है कि इन मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं। केवल शुरू में मतलब ये स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया है और ये उसकी मतलब जो है कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। अब हिंदी मीडियम वाले को मैं बोलता जाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से उतारते रहे। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वे होते हैं जिनके परावर्तक पृष्ठ, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते जाएं, परावर्तक पृष्ठ वो होता है जहां हम मुंह अपना देखते हैं। तो जहां मुंह देखते हैं वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय, कैसे होते हैं, गोलीय वक्रित होते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब यहाँ प्रतिबिंब की जो आकृति होती है वो मिरर के वक्र पृष्ठ की नेचर पर प्रदर्शित करते हैं। मतलब किस प्रकार से हम इधर तो इधर मुंह देखेंगे या इधर मुंह देखेंगे, तो ये इनके टाइप में आ जाएगा स्फेरिकल। तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले उतारना शुरू कर दें। इंग्लिश मीडियम वाले लिखें ऐसे दर्पण, पहले हेडिंग डालें गोलीय दर्पण, हाँ लिख दिया। अब वो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय, ब्रैकेट में लिख लेना, वक्रता लिए हुए होते हैं, वक्रता लिए हुए होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब दूसरा एरो लगा करके लिख लेना, प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब ये जो दर्पण है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा कहलाता है, जैसे यहां लिखा हुआ है, ये दर्पण है हमारे, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक नंबर 1
अवतल दर्पण और दूसरे होते हैं उत्तल दर्पण। अगर तुम्हारे हाथ में दोनों दर्पण दे दिए जाए तो पहचान कैसे करोगे? अगर हम चम्मच का उदाहरण लेते हैं, स्पून का, तो स्पून की ये जो अंदर की सतह है, तो अगर पीछे पॉलिश होगी, और पॉलिश कल बता दी थी मैंने, एल्युमिनियम की होगी या सिल्वर की होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो अंदर की ओर है, यानी अंदर देखेंगे तो ये हो गया अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? ये तो इसकी जो सतह होगी पॉलिश वाली वो अंदर की ओर होगी, और इधर जिधर मुंह देखेंगे उठे हुए भाग पर, यानी ये चम्मच है, हम अगर इधर मुंह देखते हैं तो उत्तल दर्पण है, और इधर मुंह देखते हैं तो वो अवतल दर्पण है। तो ये पहले दर्पण की पहचान कर लो। अब दर्पण लिख लो, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अब जब भी पॉइंट लिखो इसके बारे में वो एरो लगा करके लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये एरो लगाते जाना, मैं बोलता जाऊंगा। हर पॉइंट जब भी चेंज हो तो तुम्हें एरो लगा करके ही लिखना है। लिखो, पहला एरो लगाओ, ऐसे परावर्तक पृष्ठ, ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित हों, वक्रित का मतलब टेढ़े हों, जो अंदर की ओर वक्रित हों, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण को अंडरलाइन कर लेना। सेकंड एरो लगाओ, ऐसे गोलीय पृष्ठ, ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनका बाहर का भाग, जिनके बाहर का भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो इसके बाद जो लिखी हुई है यहाँ पर, ये देखें, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की लिखी हुई है। ऐसे तुम्हें बोलूंगा, पहले अवतल दर्पण से जो हमारा इमेज यानी कि प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, और इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। तो एरो लगा करके लिखो, जब एक समांतर किरण पुंज, जब एक समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, अवतल दर्पण से परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, किरण पुंज ने लाइट बीम अभिसारित होकर दर्पण के सामने एक बिंदु पर मिलती हैं,
पर आएंगे। जैसे ये मान लो कौन सा दर्पण है, अभी नहीं कह सकते जब तक तुम पालिश न देख लो। पालिश ये पीछे की ओर हो रही है तो समझ लेना वो अवतल दर्पण है, यानी गड्ढे में, यानी जो स्पून का मैंने एग्जाम्पल दिया था, स्पून में गड्ढे की तरफ जो हम देखते हैं तो उधर हमारा अवतल दर्पण होता है। अब ये किरणें आ रही हैं पैरेलल, ये किरणें आ रही हैं, अब ये रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी, कहां से, यहां से अवतल दर्पण का जो रिफ्लेक्टिव फेस है वहां से टकरा करके इसका ये डायरेक्शन हो गया। अब ये कन्वर्ज हो रही है, अपसारित हो रही है, तुम लोग भी देखते जाओ, ये अपसारित हो रही है। तो ये दर्पण के सामने ये जो बिंदु है ये हमारा फोकस बिंदु कहलाएगा, यानी तुम्हारा प्रतिबिंब यहां बनेगा और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 लिखो। अब ये इसमें उत्तल दर्पण की बात बता दूंगा मैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस की बात बता दूंगा। उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अविसारित, वहां डाइवर्ज लिखा हुआ होगा, वहां किरणें कैसी में आएंगी, यहां तो होंगी अपसारित, अपसारित, और यहां होंगी अभिसारित। ये ध्यान रखना, ये दर्पण के बिल्कुल सामने होगा बिंदु, और अगर ये बनाता हूं मैं और इधर ये पालिश कर दी, अब किरणें किधर से आएंगी, इधर से, ये इनका डायरेक्शन भी दिखाना है। ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। अब ये देखो यहां जो जाएंगी वो ये, यहां मिलेंगी आकर के, तो ये क्या होगा, हम किरणें तो आ रही इधर से हमारे राइट हैंड से, और इसका फोकस बनना है दर्पण के पीछे। ये ध्यान रखना, हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। इसको पूरा कर लो पॉइंट को, हाँ रिपीट कर रहा हूं। उत्तल दर्पण पर जब समांतर किरण पुंज आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अपसारित और यहां आएगा अभिसारित, अपसारित होती हैं। अपसारित का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ज होती हैं। अभिसारित होकर दर्पण के सामने, ये उत्तल दर्पण का मैं लिखा रहा हूं, फिर चेक करो। उत्तल दर्पण पर
तो परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती हैं, यानी डाइवर्ज हो जाती हैं। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर वे दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या प्रतीत लिखना मैं समझाऊंगा भी, मतलब प्रतीत होती हैं, तो उसे अब उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब दोनों लोग समझो, आप यहां किरणें जो है वो डेड डैश से मिलती हुई, ये दर्पण है, इधर मुंह देख रहे हैं हम राइट हैंड की तरफ, ये तो दर्पण का पीछे हो गया, ये दर्पण के सामने है। ये दर्पण के पीछे यहाँ फोकस होगा, तो यहाँ प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी कि वर्चुअल होता है, और यहाँ प्रतिबिंब जो होता है वो रियल होता है, यानी कि कैसा होता है, वास्तविक होता है। अब ये आभासी और वास्तविक वाली बात मैंने कल बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि आभासी केवल प्रतीत होता है और वास्तविक रियल पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, तो वो वास्तविक है, और आभासी केवल प्रतीत होगा कि ये प्रतिबिंब है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, दूरबीन यानी बाइनोकुलर से हम मैच देख रहे हैं, तो खिलाड़ी जो है हमें पास में ही खेलते हुए प्रतीत होते हैं। अब उनको हाथ बढ़ा करके हम पकड़ना चाहें तो वो पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो वही उसी पोजीशन में है जहां वे खेल रहे हैं। तो वहां केवल आभास हो रहा है कि खिलाड़ी मेरे पास ही खेल रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। और उत्तल दर्पण में ये जो बनता है वो उत्तल दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है, इन फ्रंट होता है। नेक्स्ट जस्ट लगाओ, दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है, यहाँ ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। तो यहाँ जो मध्य बिंदु है ये P से प्रदेश करते हैं पोल, तो ये दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव। आगे नहीं बताऊंगा, जितनी भी दूरियां प्रतिबिंब की नाप है चाहे बिंब की नाप है, यानी ऑब्जेक्ट की नाप है चाहे इमेज की नाप है, वो सारी की सारी दूरियां पोल से ही नापी जाती हैं। तो ये लिख लिया, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट लगाओ, गोलाकार दर्पण को हम गोले का एक भाग मान सकते हैं। गोले का एक भाग मान सकते हैं। कॉमन लगाओ, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, और चाहो तो ब्रैकेट में C शब्द बना लेना अंग्रेजी का, वक्रता केंद्र C एवं उसकी त्रिज्या को वक्रता, और उसकी वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। नेक्स्ट जस्ट लगा के लिखो,
मैं समझाऊंगा इसको भी। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। हाँ, अब समझ लो। जैसे कि हमने ये तुमसे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खिंचवाया जाए, तो ये तुमने ड्रॉ कर दिया। ये जो सेंटर है इसका वो कहलाएगा वक्रता केंद्र, और ये दूरी कहलाएगी, क्योंकि ये पोल है यहाँ, तो ये कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर कहीं ये सी पॉइंट दिखा दो, ये तो हमारा एफ है, ये यहाँ एफ दिखा दिया। एफ वहां दिखाना है जहां किरणपुंज लाइट बीम आकर के मिलता है, और यहाँ उत्तल दर्पण में क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, सीम्स टू मीट, और यहाँ केवल मीट यानी मिलता है यहाँ, और यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो हमारा गोला है, ये दर्पण का एक बार गोलाकार है, तो इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, और ध्रुव से इसकी दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एरो लगा करके लिखते जाना। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी ये जो लाइन मैंने खींची हुई है ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव है। तो ये जो लाइन मिलाई है आपस में, ये क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। मान लिखा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखना, ये रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये यानी P और F तक की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है, यानी कि फोकल लेंथ कहलाती है। नेक्स्ट डैश लगाओ, नेक्स्ट डैश में लिखना शुरू करो। ये उसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन तुम लिख लो तो उसका मतलब समझा दूंगा। मतलब ये कहना चाहूंगा, जैसे हम ऑब्जेक्ट की और उसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे तो मतलब जो है फोकस पर नहीं मिलेंगी वो किरणें। लिख लो, खास पॉइंट है ये, दूरी बढ़ाने पर किरणों के परावर्तन की दिशा बदलती रहती है। जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। ये इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लिखा है। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो ये उसकी क्षमता पावर जो है समाप्त हो जाएगी, और ये फोकस पर आपस में आकर के नहीं मिलेंगी। हाँ, इसे पूरा करो भाई। क्या लिखा, बदलती रहती, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात वह फोकस पर नहीं मिलती हैं।
नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या इन गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, यानी R क्या होता है 2f। ये प्रूव करके आगे बताऊंगा, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना R 2f। अब मैं ये 2 लास्ट की लाइनें लिखी हुई हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लास्ट में लिखी है, और इसके लिए जो है वो हिंदी में पहले लिख रहे हैं। ये एक आकृति होती है पैराबोला, यानी इसको कहते हैं परावलयिक, यानी पैराबोलिक। ये एंटीना की जो डिश होती है वो पैराबोलिक इसीलिए बनाई जाती है, अभी दिखाऊंगा इसका कारण का क्वेश्चन भी बना लेना। या गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो तुमने देखा होगा इस शेप में इससे होती है, ये भी क्या होती है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक होने से यहाँ लाइट भी जो है बिल्कुल पैरेलल जाता है और एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है, जिससे सामने सड़क की वस्तु साफ दिखाई देती है। यहाँ एंटीना डिश में क्या होता है या टेलीस्कोप में क्या होता है, यहाँ पर भी ये डिश की आकृति पैराबोलिक होती है, और यहाँ पर किरणें जो है वो रिसीव होती हैं और रिसीवर को पहुंचा दी जाती है, जिससे वो हमें चित्र साफ दिखाई देते हैं। अब अलग से लिखना 2 पॉइंट। अच्छा, वास्तविक जीवन में, इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते जाएं, वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंजों को गोलीय दर्पण की बजाय इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी वास्तविक जीवन में बड़े किरण पुंजों को गोलीय दर्पणों के बजाय परावलयीय दर्पण, ये भी मिरर का ही काम करते हैं, कहते हैं पैराबोलिक मिरर या परावलयिक मिरर दर्पण से होकर एकत्रित किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल तुम शो कर सकते हो, एग्जाम्पल जो शो करेंगे वो टेलीस्कोप का लिख लेना। टेलीस्कोप अंतरिक्षी पिंडों को देखने के लिए जिस एपरेटस का प्रयोग किया जाता है उसे टेलीस्कोप कहते हैं, और वहां पर जो दर्पण की आकृति होती है, जो प्लेट होती है, वो मतलब पैराबोलिक यानी परावलयिक टाइप की होती है, पैराबोलिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गाड़ी की हेडलाइट में भी अगला तीर लगा लेना, उसमें लिखना जो गाड़ी की हेडलाइट के मैंने बताया था, गाड़ी की हेडलाइट में भी परावलयीय दर्पण लगाए जाते हैं। परावलयीय दर्पण लगाए जाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है, देखो सो दैट करके वहां लिखा हुआ नीचे, इंग्लिश मीडियम वाले देखें सो दैट करके लिखा हुआ, ये आंसर है। अगर वो ये पूछ ले गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण लगाए जाते हैं और क्यों, तो अब मैंने लिखा था गाड़ी की हेडलाइट में भी परावलयिक दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि फोकस पर स्थित लाइट से परावर्तित किरणें समांतर पुंज की तरह प्राप्त होती हैं, समांतर पुंज की तरह प्राप्त
हों। लिख लिया। अब मैं तुम्हें बताने जाऊंगा, ये चिन्ह का ध्यान रखना। अच्छा, इसको बता दूं? हाँ, लो, जैसे ये तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट है, ये किरणें, जो बल्ब लगा होगा वो उल्टा होगा, ये कांच लगा है, ये बल्ब की किरणें किस पे जाएंगी? पहले उस पैराबोलिक मिरर यानी पराबोलिक दर्पण पर जाएंगे। अब ये यहां से टकरा करके क्या होंगी? परावर्तित। तो ये किरणें परावर्तित होकर के इनका एक समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, जो कि हमें आगे की साइड देखने में आसानी रहती है। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ऑटोमोबाइल में यानी किसी भी व्हीकल में जो हेडलाइट की मतलब अग्रदीप लगी होती है, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है और उसका क्या फायदा है? तो दर्पण तो कोई पराबोलिक दर्पण लगा होता है, पराबोलिक दर्पण लगा होता है। दूसरी बात मैंने बताई थी, इससे जब बल्ब से किरणें निकलती हैं तो रिफ्लेक्टिंग साइड पर टकरा करके उसका बीम लाइट रेज बीम निकलता है, वो समांतर किरणें आती हैं जो देखने में सुविधा हमें प्राप्त होती है। अब एक तुम्हें मैं ये खास न्यूमेरिकल के लिए यानी गणनात्मक प्रश्न अगर आ जाते हैं तो उसके लिए हम एक परपाटी अपनाते हैं। एक परपाटी जो अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यानी कार्तीय चिन्ह परपाटी। कार्तीय चिन्ह परपाटी, ये हेडिंग डाल लो और इसका ग्राफ बना करके समझाऊंगा मैं भी, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। कार्टेशियन, ये सही कर लेना और देख लेना किताब में मैंने नोट करा दिए पेज। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो कहां से देखेंगे? 108 पेज से, और हिंदी मीडियम वाले भी लगभग यहीं से देखेंगे, वो 107 पेज से लिखना शुरू करें। आज का जो मैटर मैंने बताया था वो लगभग वहीं से प्राप्त होगा। अब देखो, तुमने 9th में ग्राफ किया होगा, ग्राफ का ये हिसाब होता है एक्स और एक्स एक्सिस, वाई और वाई एक्सिस। ये यहां से यहां तक ये क्या है? माइनस प्लस, ये क्या है? दोनों प्लस, ये क्या है? प्लस माइनस, और ये क्या है? माइनस माइनस। अब इसको इस पे अप्लाई करूंगा तुम्हारे फिगर पर। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई मिरर लगा हुआ है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ऑब्जेक्ट ध्यान रखना दर्पण के सामने ही रखे जाते हैं। तो ये जो दूरी होगी वो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। दूरी कौन सी होगी? नेगेटिव होगी। अगर वो प्रतिबिंब इधर की ओर बनता है तो वो दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी। प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है तो भी वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, अगर ये वर्च्यू है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इनवर्स, इनवर्स यानी वर्च्यू।
ये मतलब ये देखना, ये प्रतिबिंब उल्टा होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर की ओर होगा तो नेगेटिव ही होगा, नीचे की ओर। अब वस्तु की हाइट लेते हैं तो हाइट जो ऊपर की ओर होती है वो पॉजिटिव होती है, और उसका अगर बिंब नीचे की ओर बनता है तो वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये मतलब ध्यान रखना कि जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से नापते हैं, पोल से। पोल कहां पर है, यहाँ ये, यानी दर्पण का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो ये ध्यान रखना, यहां कुछ लिखे दे रहा हूं वो मतलब तुम ध्यान से उतारना। अगर कौन सा मिरर है तो मतलब यू, वी और 3 सिंबल चलेंगे, या कार्टेशियन साइन के लिए हम जो है वो हम क्या करेंगे, सिंबल। तो कार्टेशियन साइन में ध्यान रखना, तुम्हारा जो भी आए, अगर हमारे लेफ्ट हैंड पर है तो हमारा कैसा होगा, लेफ्ट हैंड पर होगा तो वो माइनस में होगा, राइट हैंड पर होगा तो क्या होगा, प्लस। अब ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, according to this system, यानी इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार, ये नोट जरूर कर लेना दोनों लोग। अब ये कहां पर काम आएंगे हमारे, जब हम कोई गणनात्मक प्रश्न करेंगे उस समय काम आएंगे। ये ध्यान रखना, कुछ बातें मैं लिखा रहा हूं वो आसानी से लिख लेना। यू, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि हम दर्पण के, ये जो अभी बताया था मिरर, ये तो यहां पर अगर वस्तु रखी है, ये साइड जो है वो कैसी है, ऋणात्मक। तो u हमारा क्या है, u बिंब है, और v क्या है, प्रतिबिंब है। तो u जो होगा हमेशा वो, यानी दूरियां जो भी नापी जाएंगी वो पोल से, अर्थात ध्रुव से ही नापेंगे। ये हमारा पोल है बीच में सेंटर पर, तो इसके अनुसार नापेंगे। तो b की वैल्यू, u की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कैसी रखोगे, ऋणात्मक रखोगे, तभी सवाल का उत्तर मतलब सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फोकस दूरी धनात्मक होगी। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। कौन से मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें लिख लेना वक्रता त्रिज्या, नंबर 2 वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, फोकस दूरी। रेडियस और फोकस दूरी का मतलब f, ये हमेशा धनात्मक होगी। यानी इसकी वैल्यू अगर दी हो किताब में तो पहले डिटेल बनाते समय वो प्लस में ही लिखना है। तो क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो धनात्मक, यानी ऊपर की ओर बन जाता है। इमेज, अब यहां लिख दे रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स MIRROR। अब यहां ध्यान रखना,
उत्तल दर्पण के लिए जो भी रखोगे u का मान नकारात्मक नेगेटिव रखोगे, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी रखोगे, धनात्मक। इमेज अगर दर्पण के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है, इमेज बिहाइंड द मिरर, तो इसको हमेशा धनात्मक लेना। यानी इमेज का मतलब होता है v की वैल्यू, ये u, v और f, ये तीन सिंबल चलेंगे और तीन सिंबल के आधार पर ही वो गणनात्मक प्रश्न हल होंगे। अगर प्रतिबिंब अपराइट यानी कि सीधा बनता है तो उसका मान भी धनात्मक लेना है। धनात्मक कब होगा, ये जितने भी होंगे तो b की वैल्यू भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो इसको मतलब नोट कर लेना, और इसके आधार पर ही आगे गणनात्मक प्रश्न के बारे में बताऊंगा, और इसमें कोई पूछना हो तो मैं पूछ लेना। थैंक यू। नीचे वाला, ऊपर वाला।